नमस्कार। मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पथरिया फाटक मगज वार्ड क्रमांक 6 में एक गंभीर मारपीट का मामला सामने आया है। पति पत्नी के विवाद के बाद दामाद अजरू जाटव और उनके परिवार ने सास ससुर पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में ससुर देवेंद्र जाटव 45 और सास राधा जाटव 35 गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों के अनुसार विवाद के दौरान फरसे और चाकू का इस्तेमाल किया गया। घायल देवेंद्र जाटव को सिर पर गहरी चोटें आई हैं, जबकि राधा जाटव के दोनों हाथों पर गंभीर घाव हैं। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति की जांच के लिए सीटी स्कैन और एक्सरे किया जा रहा है। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस को पहले भी शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बाद परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दमोह में रंगपंचमी का त्योहार पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के पुराना थाना से युवाओं ने भोले बाबा की आकर्षक झांकी निकाली, जो क्षेत्र के मुख्य सड़कों से होकर गुजरी। रंगों और गुलाल की बहार के बीच डीजे की धुन पर युवाओं ने जमकर डांस किया और पूरा माहौल उत्सवमय हो गया। झांकी में भोले बाबा के भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सका। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक रहा, बल्कि सामाजिक सौहार्द और सामूहिक उत्सव का भी उदाहरण पेश करता है। रंगपंचमी की यह परंपरा दमोह की विशिष्ट पहचान बन चुकी है। कानपुर उत्तर प्रदेश यूपी एटीएस ने कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जूनियर वर्क्स मैनेजर कुमार विकास को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए गोपनीय सूचनाएं साझा कर रहा था। जांच में पता चला कि कुमार विकास जनवरी 2025 में कथित पाकिस्तानी एजेंट नेहा शर्मा के संपर्क में आया था। फेसबुक के माध्यम से शुरू हुई बातचीत व्हाट्सएप और लूडो ऐप के जरिए गोपनीय वार्ता में बदल गई। आरोपी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के दस्तावेज, गोला बारूद की जानकारी, प्रोडक्शन चार्ट और कर्मचारियों की अटेंडेंस शीट जैसी संवेदनशील सूचनाएं एजेंट को भेजी। एटीएस ने खुलासा किया कि नेहा शर्मा ने खुद को भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की कर्मचारी बताकर कुमार विकास को फंसाया। पैसों के लालच में आकर आरोपी ने यह जानकारी साझा की। इस मामले में एटीएस ने गहन जांच शुरू कर दी है और आरोपी से पूछताछ जारी है। यह घटना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य के विकास और जनता के हित में अहम निर्णय लिए गए। अवेल नर्मदा योजना, इस योजना के तहत 124 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। किसानों के लिए तुअर दाल के मूल्य निर्धारित किए गए। घुमंतु और अर्धघुमंतु परिवारों की पहचान, योजना के तहत इन परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। इंदौर पीथमपुर में जमीन अधिग्रहण, 1290 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई। यह फैसले किसानों और राज्य की जनता के हित में उठाए गए हैं, जो प्रदेश के विकास और समृद्धि को बढ़ावा देंगे। ग्वालियर मध्य प्रदेश न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर मुरार थाने के थाना प्रभारी मदन मोहन मालवीय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट पेश न करने और आदेश के बावजूद अनुपस्थिति पर उनके खिलाफ अवमानना का प्रकरण दर्ज किया है। मामला 10 मार्च को जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान शुरू हुआ, जब कोर्ट ने अजय राणा की सीटी स्कैन और एक्सरे रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। 11 मार्च को हुई सुनवाई में रिपोर्ट नहीं पेश की गई, जिससे नाराज कोर्ट ने टीआई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया।
टीआई कोर्ट में उपस्थित होकर आवेदन तैयार करने का समय मांगकर बाहर चले गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। कोर्ट ने इस गैरजिम्मेदाराना व्यवहार पर नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन टीआई ने प्रधान आरक्षक के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया। जवाब संतोषजनक न होने पर न्यायालय ने 5 मार्च को उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया। 15वें अपर सत्र न्यायाधीश कपिल सोनी उनके जवाब के बाद निर्णय करेंगे कि यह कृत्य अवमानना की श्रेणी में आता है या नहीं। कोर्ट ने आगामी सुनवाई पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में एक पक्षीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की प्रिंसिपल पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी कि कितने सांसदों और विधायकों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और किस तरह के अपराध उनके खिलाफ दर्ज हैं। बुधवार को सरकार ने कोर्ट में जवाब पेश करते हुए बताया कि 19 अलग अलग प्रकार के आपराधिक मामले सांसदों और विधायकों के खिलाफ विशेष अदालतों में लंबित हैं। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन किन सांसदों और विधायकों पर कौन कौन से आरोप तय हुए हैं। हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह विस्तृत जानकारी के साथ एक नई रिपोर्ट तैयार करे। इसमें यह भी बताया जाए कि लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है और कितने मामलों में गवाहों के बयान हो चुके हैं। हाई कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह का समय देते हुए कहा है कि सभी विचाराधीन और लंबित मामलों की विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए। मामले की अगली सुनवाई 15 दिन बाद होगी। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच पर ललिता कुमारी केस को किया स्पष्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में प्रदीप निरंकारनाथ शर्मा बनाम गुजरात राज्य मामले में एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की आवश्यकता पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। न्यायालय ने पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप निरंकारनाथ शर्मा की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि जब जानकारी स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध की ओर इशारा करती है तो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है और प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यह जांच प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती है। अपीलकर्ता की याचिका यह कहते हुए खारिज की गई कि न्यायालय कानून में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय नहीं जोड़ सकता जो विधायिका ने परिकल्पित नहीं किए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि बार बार एफआईआर दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और न्यायिक उत्पीड़न का प्रयास है। गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भ्रष्टाचार मैहर मध्य प्रदेश जल जीवन मिशन जेजेएम का उद्देश्य हर घर तक पेयजल पहुंचाना था, लेकिन मैहर जिले के कई गांवों में यह योजना विफल साबित हो रही है। करोड़ों की लागत से बनी जल इकाइयां बेकार पड़ी हैं। कई जगह बोरवेल फेल हो। दमोह जिले के जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत पटना राजा बैंक के पीछे स्थित क्षेत्र में हैंडपंप हटाने को लेकर पीएचई विभाग के अधिकारी और स्थानीय लोगों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। मामला एक युवक की शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें उसने अपनी जमीन पर लगे बंद हैंडपंप को हटाने की मांग की थी ताकि वह वहां निर्माण कार्य कर सके। पीएचई विभाग की टीम जब हैंडपंप हटाने पहुंची तो स्थानीय महिलाओं ने इसका विरोध किया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पत्रकार भी मौके पर पहुंच गए और कार्य को रोकने की कोशिश की। अधिकारी लगातार कहते रहे कि उनके पास सभी दस्तावेज हैं और वह सरकारी कार्य कर रहे हैं, लेकिन विरोध के कारण उन्हें कार्य रोकना पड़ा। हैंडपंप करीब 40 साल पुराना बताया जा रहा है और स्थानीय लोग इसे पानी की समस्या का समाधान मानते हैं। विभाग ने दावा किया कि हैंडपंप में पानी नहीं है,
लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि हैंडपंप अभी भी उपयोगी है। इस घटना पर फिलहाल पुलिस और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। विभाग के अधिकारियों ने इस बाधा के बाद उच्च अधिकारियों को जानकारी दी है। नमस्कार, मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में।